वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर लीडर्स। मैं एडवोकेट करुणा समा और हम जो है बेसिकली लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। यूजी एंट्रेंसेस स्पेशली, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, क्लैट हो, आईलेट हो, राइट। एंड मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर मैंने 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है अभी तक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए टीच भी किया है। सो आज जो है हम करियर लीडर्स के प्लेटफॉर्म पर एक टॉपिक करेंगे लॉ का, जो है लॉ ऑफ टॉर्ट, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कभी सुना नहीं होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पिनल कोड, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो तो लॉज सुने होते हैं, बट हमने टॉर्ट लॉ को कभी नहीं सुना होता है। और टॉर्ट लॉ जो है जनरली बच्चे जो हैं बुकिश तरीके से उसको रट लेते हैं कि टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉर्टम विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रुक। बट बेसिकली टॉर्ट को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर टॉर्ट का अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज़ को। तो स्टार्ट करते हैं टॉर्ट लॉ। ओके, सो टॉर्ट जो है, हमेशा बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम टॉर्ट के साथ हम लॉ वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, एक्ट या कोड क्यों नहीं। तो देखो, एक्ट या कोड हम उसके साथ यूज़ करते हैं जो कि कोडिफाइड होता है। यानी कोडिफाइड का मतलब होता है प्री रिटन, और प्री रिटन का मतलब है कि जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है या फिर लेजिस्लेचर ने पास किया है। तो यहाँ पर टॉर्ट लॉ जो है इसको ना लेजिस्लेचर ने पास किया है ना पार्लियामेंट ने, बट ये एक तरीके का कॉमन लॉ है जो सेंचुरीज ओल्ड है, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस भी किया था एज अ सिविल लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। सो टॉर्ट जो है, इट इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ, इट इज़ not a codified law, but it has been derived from a Latin word tortum, है ना। So it has been derived from Latin word tortum, means twisted or crooked। और इसी को इंग्लिश लॉ में हम कहते हैं सिविल रॉन्ग। सो इन इंग्लिश लॉ इट इज नोन एज सिविल रॉन्ग। ये एक तरीके का क्या है, सिविल रॉन्ग है, यानी वो रॉन्ग विच इज सिविल इन नेचर। रॉन्ग मतलब अगर किसी का लीगल राइट वायलेट होता है तो हम कहते हैं रॉन्ग हैज़ बिन कमिटेड अगेंस्ट दैट पर्सन। और अगर वो रॉन्ग जो है वो सिविल इन नेचर है तो वो क्या कहलाएगा, सिविल रॉन्ग। तो बेसिकली टॉर्ट जो है वो ट्विस्टेड सिविल रॉन्ग्स को कवर करता है, और इसमें कोई सेक्शंस या आर्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर होते हैं चैप्टर्स। तो टॉर्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, या आप इसी को कह सकते हैं कि टॉर्ट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ टॉर्ट। सो एज यू कैन सी हियर, टॉर्ट में आज की क्लास में, वैसे तो और भी चीज़ें हैं, बट आज की क्लास में हम करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी, डेफेमेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये कुछ 5 टॉपिक हम आज की वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक लेमन लैंग्वेज में ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो सबसे पहले एज यू कैन सी दैट, है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लेडी, और वो क्या कर रही हैं, वो एक बॉटल ली हुई है जिसमें क्या है, एक डेड स्नेल है, राइट। तो ये केस है और इस केस का नाम है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में ये जो केस है इसमें हुआ क्या था, पहले हम ये समझते हैं। तो 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो बार में जाते हैं और अपने लिए जिंजर बियर ऑर्डर करते हैं। तो जो फीमेल फ्रेंड होती है, जब वो लास्ट सिप लेती है जिंजर बियर का, तो उसके माउथ में आता है कुछ, है ना, एंड शी फेल्ट कि कुछ तो है, एंड देन
जब उसने निकाला तो देखा इट वॉज अ डेड स्नेल एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड शी गॉट फूड पॉइजनिंग एंड शी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। तो अब यहाँ पर उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ऑफ द जिंजर बियर जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर की लापरवाही थी जिसकी वजह से उसको इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने टॉपिक दिया, एक चैप्टर दिया जिसको कहा गया नेग्लिजेंस, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लापरवाही। यानी अगर मेरी लापरवाही की वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं लायबल हूँ उसको कंपनसेट करने के लिए। तो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 कंडीशंस होते हैं, तभी जाकर नेग्लिजेंस जो है वो फुलफिल होता है। तो पहला है ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स नेबर। अब देखिए नॉर्मल इंग्लिश में हम क्या समझते हैं, नेबर मतलब हमारा पड़ोसी जो हमारे आस पड़ोस में रह रहा है, बट यहाँ पर लीगल लैंग्वेज में नेबर का मतलब होता है जो भी मेरे एक्ट से डायरेक्टली अफेक्टेड होगा वो मेरा क्या है, नेबर है। सो डायरेक्टली अफेक्टेड फ्रॉम एक्ट, डायरेक्टली अफेक्टेड फ्रॉम एक्ट, वो क्या है, मेरा नेबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, तो मेरे आसपास में जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो दूसरे ड्राइवर्स हैं, वो मेरे क्या है, नेबर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे जो पड़ोस में हैं वो मेरे नेबर हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी गलती की तो वो क्या होंगे, डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। सो दे आर कंसिडर्ड एज माई नेबर। तो हम सबकी जो है अपने नेबर के लिए क्या होती है, एक ड्यूटी होती है। यानी हम आस पास में जितने लोग होते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा एक दूसरे के लिए क्या होता है, एक ड्यूटी ऑफ केयर होता है कि हम कुछ भी करें तो ध्यान से करें, जिससे कि किसी और को लॉस ना हो, किसी और को किसी तरीके का हार्म ना हो। तो पहली चीज़ है ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स नेबर। सेकेंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर हमने ड्यूटी नहीं की तो ये क्या कहलाएगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और थर्ड है हार्म टू द प्लेंटिफ, और जब तक उससे किसी का लॉस नहीं होगा तब तक वो किसी के नॉलेज में भी नहीं आएगा, यानी कोर्ट को कोई अप्रोच भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तीनों कंडीशंस जब फुलफिल होते हैं तब कॉन्सेप्ट आता है नेग्लिजेंस का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, अब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करती हूँ, चैनल चेंज कर रही हूँ। अब उसके लिए मेरी जो आइज़ है वो रोड से कहीं ना कहीं 2, 3, 4 सेकंड के लिए मेरे सिस्टम पर चली जाती है जहाँ मैं उसको चेंज कर रही हूँ, और इसी टाइम में कहीं मैंने किसी को हर्ट कर दिया, चोट लगा दी या छोटा सा एक्सीडेंट भी कर दिया, तो ये एक्ट मेरा क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंट एक्ट। क्यों, क्योंकि मेरी केयर थी, मेरी एक ड्यूटी थी टुवर्ड्स माय नेबर, और मैंने उस ड्यूटी को क्या किया है, ब्रीच किया है, और उसकी वजह से किसी का हार्म हुआ है, तो मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंट एक्ट। लेकिन सपोज कि मैंने आइज़ हटाई, चेंज किया और उसके बाद चलती रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या वो एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट कहलाएगा, नहीं। जब तक किसी को हार्म नहीं होगा तब तक वो एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं, हम जब कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है ताकि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत या परेशानी या हार्म या लॉस या डैमेज ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट नेग्लिजेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस है, जो कि 1868 में आया था ब्रिटिश कोर्ट में, इंग्लिश कोर्ट में, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया था कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल है और ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, इसको हम डिटेल में पहले समझते हैं। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में क्या हुआ था, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ और उसके बाद हम समझेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल किस तरीके से आया। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में रायलैंड के लैंड पर था इसका कोल माइन और फ्लेचर के लैंड पर था इसका फ्लोर मिल। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके फ्लोर मिल में इसको बहुत सारा वाटर चाहिए था, तो इसने एक वाटर रिजर्वर बनवाने का सोचा। वाटर रिजर्वर जो है इसको बनाने के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स लेकर आते हैं, लेबर खुदाई करना शुरू करती है, और जब ये खुदाई कर रहे होते हैं तो कुछ शाफ्ट सा इनको फील होता है, बट ये किसी तरीके से इस वाटर रिजर्वर को बनाकर रेडी कर देते हैं और पानी इसमें डाल दिया जाता है। जब इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है तो ये जो ओल्ड शाफ्ट हैं इनमें से कुछ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं
और पानी जो है ये रायलैंड के कोल माइन में चला जाता है, जिससे रायलैंड को ह्यूज लॉस होता है। सो रायलैंड जो है, अब फ्लेचर के लैंड से कोई चीज़ आती है उसके लैंड में जिससे उसको लॉस होगा, तो ऑब्वियसली बात है he'll file a case against the फ्लेचर। तो यहाँ रायलैंड क्या कहलाएगा? प्लेंटिफ, और यहाँ फ्लेचर जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है वो क्या कहलाएगा? डिफेंडेंट। सो रायलैंड और फ्लेचर का जो केस है, इसके बाद कॉन्सेप्ट दिया कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो अब हम समझते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए 3 कंडीशंस दिए कोर्ट ने। पहला कंडीशन, पोजेशन ऑफ डेंजरस सब्सटेंस। अब डेंजरस सब्सटेंस क्या है? तो डेंजरस सब्सटेंस को डिफाइन किया कोर्ट ने, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जब कोई भी इंसान अपने ज़मीन को नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज़ करेगा तो ये क्या बन जाएगा? डेंजरस। यानी जिस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है वो पर्पस क्या बन गई? डेंजरस सब्सटेंस। ठीक है। सपोज करो कि हम पेट एनिमल्स रखते हैं, ठीक है। पेट एनिमल्स जो है, सपोज कि अगर कोई इंसान कहता है मैं टाइगर या लायन या फिर स्नेक को एज अ पेट एनिमल रखूंगा, तो वो पेट एनिमल क्या बन गया? वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, तो दैट बिकेम डेंजरस। अगर कोई इंसान अपने लैंड पर ब्लूबेरीज उपजाता है, ब्लूबेरीज पॉइजनस होते हैं बट इसका यूज़ जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी होता है, तो ब्लूबेरीज जो है, क्योंकि ये एक तरीके का नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है, ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, तो ये क्या बन गया? डेंजरस। तो पहली कंडीशन जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, कि कोई भी इंसान स्ट्रिक्टली लायबल तब होगा जब फर्स्ट उसके पोजीशन में क्या है? डेंजरस सब्सटेंस, या फिर वो अपने लैंड को नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है। सेकंड है एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, यानी जिस चीज को आपने रखा हुआ है वो आपकी पहुंच से बाहर जाती है। तो एस्केप का मतलब होता है आउट ऑफ पोजीशन, अगर वो आपके पोजीशन से बाहर जाती है, राइट। और थर्ड कंडीशन है हार्म टू द प्लेंटिफ। तो जब तक प्लेंटिफ को लॉस नहीं होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, राइट। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, राइट। सो 3 कंडीशंस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, पोजेशन ऑफ डेंजरस सब्सटेंस मतलब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस एंड थर्ड हार्म टू द प्लेंटिफ। तो ये तीनों कंडीशंस जब होंगे तब जाकर प्रिंसिपल क्या बनता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और अगर हम रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस देखें तो वाटर रिजर्वर का होना क्या है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। वाटर जो है ओल्ड शाफ्ट के थ्रू क्या होती है? उसके पहुंच से बाहर जाती है, तो दैट इज एस्केप। एंड थर्ड क्या है? रायलैंड को उससे लॉस होता है, हार्म टू द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हुए और इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो आई गेस अब आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कोर्ट ने 5 डिफेंसेस भी दिए हैं। तो आइए देखते हैं डिफेंसेस। पहला डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड, तो देखो एक्ट ऑफ गॉड, भगवान को किसी ने देखा नहीं है और आप सबको शायद ये मूवी भी याद होगी, परेश रावल की थी मूवी। तो ये जो एक्ट ऑफ गॉड है, ओ माई गॉड है ना, मूवी आप सबको शायद याद हो। तो ओ माई गॉड जो है उसमें यही दिखाया गया था कि जब वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है कंपनसेशन, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करती है? एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड के लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती किसी की। यानी एक्ट ऑफ गॉड मतलब नेचुरल कैलामिटीज़, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। इनको हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। नेचुरल कैलामिटीज़ को क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्ट ऑफ गॉड का एग्जाम्पल है। सेकेंड है म्यूचुअल बेनिफिट। अगर 2 लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए कुछ किया है, यानी अपने लैंड को नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज़ किया है और एक को अगर लॉस हो जाता है तो दूसरा लायबल नहीं होगा क्योंकि दोनों ने अपने बेनिफिट के लिए किया था। तो दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। थर्ड है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, यानी प्लेंटिफ अगर खुद गलत है तो यहाँ पर वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता डिफेंडेंट से। तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का मतलब क्या है? अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक केस का,
ठीक है, ध्यान से समझना। ये केस कुछ ऐसा था कि सपोज कीजिए कि ये दो लोग हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये ए का लैंड, ये बी का लैंड। ए ने अपने लैंड पर उपजा रखा था कुछ ब्लूबेरीज, इसने कुछ ब्लूबेरीज के प्लांट लगा रखे थे। बी का जो है हॉर्स होता है, और इसका हॉर्स जो है ये कहाँ आ जाता है, ए के लैंड में, और ये ब्लूबेरीज के लीव्स को क्या कर लेता है, खा लेता है, जिससे क्या होता है, हॉर्स की डेथ हो जाती है। फाइन। अब यहाँ पर बी जो है वो ए के अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बट ए गॉट द डिफेंस ऑफ प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, क्योंकि यहाँ पर बी का हॉर्स आया है ए की प्रॉपर्टी में, ना कि ए की प्रॉपर्टी से ब्लूबेरीज एस्केप हुए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने बी जो है उसको कंपनसेशन देने से मना कर दिया। फोर्थ है एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन का मतलब है कि अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं है, यानी अगर तीसरे ने जाकर किसी भी तरीके का हार्म कमिट किया है देन द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। एंड फिफ्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की भी वजह से कुछ हुआ है देन द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। तो ये 5 डिफेंसेस जो हैं कोर्ट ने किस में दिए हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्ट ऑफ गॉड, म्यूचुअल बेनिफिट, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये 5 डिफेंसेस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, विच इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। आप सबने भोपाल गैस लीक के सुना होगा। भोपाल में दिसंबर 2 एंड 3 की मिडनाइट को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन फैक्ट्री थी, जो कि एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी। वहाँ से आधी रात को जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक होता है और पूरा जो भोपाल है वो एक गैस चेम्बर बन जाता है। तो यहाँ पर और इसी के जस्ट बाद जो है ओलियम गैस लीक केस होता है। तो ये 2 केसेस हैं, एक है भोपाल गैस लीक और दूसरा है ओलियम गैस लीक केस। इसको हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। और ये दोनों केसेस जो हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पर आधारित हैं, इन पर डिपेंडेंट है। तो इन दोनों केसेस के बाद जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है इसमें 3 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं मिलता, सो नो डिफेंस इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नो डिफेंस इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सेकेंड है एस्केप इज नॉट मैंडेटरी। जैसे हमने देखा था स्टैट्यूटरी में क्या था, एस्केप जो है वो क्या था, मैंडेटरी था। तो एस्केप इज नॉट मैंडेटरी, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो ये है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाइज ऑन इंडस्ट्रीज, सो इट अप्लाइज ऑन इंडस्ट्रीज, इट अप्लाइज ऑन hazardous इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं बट वो हार्मफुल भी हैं। और हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के 2 केसेस पहले देखे थे। फिर 2020 में आया था वाइजैक में, जहाँ पर कि हमने देखा था कि जैसे ही कोविड के बाद इंडस्ट्रीज़ ओपन हुए थे तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कुछ गैस लीक हुई थी और उसकी वजह से जो है काफ़ी लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो इसीलिए जब इंडस्ट्रीज़ कोई रन करता है तो उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है किसी भी तरीके के डैमेज के लिए, किसी भी तरीके के लॉस के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, और ये 3 डिफरेंसेस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर ही बेस करता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी अगर कोई डेंजर सब्सटेंस के पोजीशन में है तो आप एब्सोल्यूटली लायबल हैं जब वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है और एस्केप मैंडेटरी नहीं है जैसे कि स्ट्रिक्ट में है।
और यहाँ पर कोई डिफेंस भी नहीं दिया गया है। तो अगर आप डेंजरस इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, देन यू आर एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट। सो दैट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को बेस करके ही क्या किया गया है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और इसमें दो केसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस लीक केस एंड एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। तो ये दो केसेस जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं डेफेमेशन। ये हम सब ने आए दिन सुना होगा डेफेमेशन, है ना, हम बोल देते हैं डेफेमेशन, बट डेफेमेशन होता क्या है? तो डेफेमेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन या ऐसी कोई स्टेटमेंट जिससे कि कोई इंसान क्लेम करता है किसी भी तरीके से कि उसका जो है एक नेगेटिव, एक इंफीरियर इमेज जो है वो क्रिएट होता है किसी थर्ड पर्सन की नज़र में, तो हम क्या कहेंगे उसको, डेफेमेशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डी प्लस फेम, है ना, यानी नाम को खराब करना। और नाम को खराब करना मतलब किसी तीसरे की नज़र में अगर उसके नाम को कोई खराब करता है तो ये क्या कहलाएगा, डेफेमेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे और मेरे किसी फ्रेंड के बीच में कोई बात है और मेरा फ्रेंड जो है या मेरी फ्रेंड जो है कोई किसी और को जाकर वो चीज़ें बताती है, तो शी और ही इज़ कमिटिंग डेफेमेशन, है ना। तो यहाँ पर किसी तीसरे की नज़र में अगर मेरी रेपुटेशन खराब होगा तो ये क्या कहलाएगा, डेफेमेशन। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी चल रहा है कंगना रनौत एंड जावेद अख्तर का, तो इन दोनों का जो केस है ये डेफेमेशन पर बेस्ड है। एक केस था नितिन गडकरी एंड अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, तो यहाँ पर भी डेफेमेशन था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए थे, ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए थे जिससे कि उनको ऐसा लगा कि दूसरों की नज़रों में उनका रेपुटेशन क्या हो जाएगा, खराब होगा, दूसरों की नज़र में उनका रेपुटेशन लोअर डाउन होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफेमेशन, है ना। जब हम किसी के रेपुटेशन को, किसी के नाम को खराब करते हैं दूसरों की नज़र में, तो ये क्या कहलाता है, डेफेमेशन। अब आगे देखते हैं, डेफेमेशन जो है ये दो तरीके का होता है, दीज आर द काइंड्स ऑफ डेफेमेशन। तो डेफेमेशन जो है एक है लीबल और दूसरा होता है स्लैंडर। दिस इज इन लीगल लैंग्वेज कि हम इसको, एक को लीबल कहते हैं और दूसरे को स्लैंडर कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि लीबल और स्लैंडर होता क्या है। तो लीबल में आते हैं, तो लीबल में पब्लिकेशन या स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से परमानेंट फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखा, है ना, पब्लिश किया, जिसको लोग पढ़ सकते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, परमानेंट। अगर मैंने कुछ वीडियो बनाया, ये क्या है, परमानेंट। तो ये क्या है, एक तरीके से परमानेंट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन। परमानेंट तरीके से, परमानेंट चीज़ों के को यूज़ करके अगर कोई किसी का डिफेम करता है, किसी का नाम खराब करता है, तो ये क्या कहलाएगा, डेफेमेशन। ये क्रिमिनल भी होता है और टॉर्शियस भी होता है। जब आप इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे तो इंडियन पीनल कोड में जो है आपको डेफेमेशन पढ़ना है, और वहाँ पर वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जब किया जाता है तो क्रिमिनल में जाता है, और अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो वो कहाँ चला जाता है, सिविल में। तो ये क्रिमिनल और सिविल दोनों में है। ये जनरली किसको होता है, विजिबल आइज को, है ना, आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कार्टून बनाया, ये क्या है, आप देख सकते हैं। पेंटिंग की, विच कैन बी सीन, वो एक परमानेंट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, लीबल। और ये एक्शनेबल भी होता है ना, एक्शनेबल तो दोनों ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्लैंडर। स्लैंडर में क्या होता है, आप स्टेटमेंट जो है वो ट्रांजिएंट यानी नॉन परमानेंट फॉर्म में देते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को कुछ कहा, तो ये कहा मैंने, है ना, दिस इज अ नॉन परमानेंट फॉर्म, यानी उसने सुना, हियर से, उसने सुनकर कुछ चीज मेरे बारे में प्रिज्यूम किया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन परमानेंट फॉर्म। इट इज ओनली अ सिविल रॉन्ग, ये एक तरीके का क्या है, सिविल रॉन्ग है, जब तक कि ये सेडिशियस, सेडिशियस मतलब, वैसे तो अभी इस पर केस चल रहा है, बट सेडिशियस मतलब कि जब तक ये देशद्रोह, है ना, देशद्रोह जो है या रेबिलियस ना हो, जहाँ पर आप रेबल कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब तक ये क्या है, ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है। ये
एक्सप्रेस्ड होता है टू ईयर्स, यानी सुनकर, हमने कुछ सुना, रेडियो पर मैंने कुछ कहा है ना, जहाँ पर लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एक तरीके का स्लैंडर। और इसके एक्शन लेने के लिए हमें स्पेशल डैमेजेस जो है वो देखना होता है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं लिबल और स्लैंडर में। तो आई होप आपको डेफेमेशन भी समझ में आ गया होगा। डेफेमेशन यानी अगर कोई पर्सन किसी का नाम खराब करता है, किसी का रेपुटेशन खराब करता है दूसरे लोगों की नज़र में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफेमेशन। डेफेमेशन में आगे देखते हैं, 3 एसेंशियल्स होते हैं डेफेमेशन के। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डेफेमेटरी होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डेफेमेटरी। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट मतलब मैंने नाम लेकर बोला, ये क्या है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अगर मैं एक पार्टी में हूँ, वहाँ एक ही लड़की है जिसने रेड कलर का ड्रेस का पहना है, और मैं कह रही हूँ वो जो गर्ल है जो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई है, तो यानी कि अब लोगों को समझ में आएगा कि शी इज़ द वन, राइट। सो यहाँ पर क्या है, मैंने एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके का किया है डेफेमेशन। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डेफेमेटरी, जिससे कि उसका रेप्यूटेशन खराब हो। अब ये हर एक स्टेटमेंट के साथ वैरी करता है कि किस तरीके से ये चीज़ें कही गई हैं। तो रेप्यूटेशन जब खराब करने की बात आती है तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, डेफेमेटरी। और स्टेटमेंट डेफेमेटरी कब है, जब वो सुनते ही, या डेफेमेटरी स्टेटमेंट क्या है, जब उस स्टेटमेंट को सुनते ही सामने वाला किसी इंसान के बारे में, यानी जिसके बारे में वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसके बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन लेना शुरू करता है, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, डेफेमेटरी। सेकेंड एसेंशियल है जहां पर कि रेफरेंस होना चाहिए प्लेंटिफ का, और इसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था कि ये रेफरेंस जो है ये क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, ये दोनों ही तरीके से हो सकता है कि आपने डायरेक्टली किसी का नाम लिया या फिर इनडायरेक्टली आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रेफर टू द प्लेंटिफ। एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्या है, पब्लिश्ड। और यहाँ पब्लिश्ड का मतलब, पब्लिकेशन का मतलब है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ थर्ड पर्सन, व्हेन इट comes to the knowledge of third person, तो हम क्या कहेंगे, पब्लिकेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें ये देखो कि पूरे फैक्ट में कौन पब्लिकेशन कर रहा है डेफेमेशन, यानी डेफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश कौन कर रहा है, दूसरों की नज़रों में कौन लेकर आ रहा है। तो जो भी पब्लिश करेगा वो क्या कर रहा है, डेफेमेशन कमिट कर रहा है। सपोज कि मैंने अपने फ्रेंड की कोई रिकॉर्डिंग रख ली और वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आती है और वो दूसरों को ये करना शुरू करता है, सर्कुलेट करना, तो यहाँ पर डेफेमेशन मैं नहीं बल्कि वो पर्सन जो कि पब्लिकेशन कर रहा है, दूसरों को बता रहा है, वो कमिट कर रहा है। तो डेफेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिकेशन। पब्लिश कौन कर रहा है, दूसरों की नज़रों में कौन लेकर आता है। डेफेमेशन में कुछ डिफेंसेस भी हैं, तो पहले हम डिफेंसेस भी अब हम देख लेते हैं एट द एंड। तो पहला डिफेंस है ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन। ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन, अगर कोई भी स्टेटमेंट जो कि सच है वो कहा जा रहा है तो यहाँ पर डिफेंस मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस था जिसमें क्या होता है कि एक थीफ होता है, वो एक नई सोसाइटी में जाकर रहना शुरू करता है, एंड ही वॉज अ हैबिचुअल थीफ। तो अब वहाँ नई सोसाइटी में वो जाकर रहना शुरू करता है, उस सोसाइटी में एक इंसान उसको पहचान लेता है और वो सोसाइटी के दूसरे लोगों को कहना शुरू करता है कि ही इज़ अ हैबिचुअल थीफ, ही इज़ अ हैबिचुअल थीफ, राइट। तो he filed, I mean the thief filed a case against that person, but that person got the defense of truth and justification, क्योंकि जो वो कह रहा था वो क्या था, सच था, he was a habitual thief। तो इसीलिए यहाँ पर he was not made by the court liable for defamation। तो ये पहला डिफेंस है। ओके, नेक्स्ट डिफेंस, सेकेंड डिफेंस है अपॉलजी। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो ये भी आपका क्या मिलता है, क्या बनता है, एक डिफेंस मिलता है। तो अगर आपने माफ़ी मांग ली तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ डिफेंस ऑफ डेफेमेशन। नेक्स्ट आते हैं प्रिविलेज।
कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं विद इन दैट वॉल, वो एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, राइट। तो वो उनका क्या है, प्रिविलेज जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स हैं उनको भी प्रिविलेज होता है, तो वो कभी भी किसी के सामने आपके बारे में कुछ कह दें तो वो डेफेमेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये उनका प्रिविलेज है, राइट। नेक्स्ट आते हैं फेयर कमेंट। फेयर कमेंट, फेयर कमेंट, अगर कोई एक फेयर कमेंट करता है, फेयर कमेंट होता क्या है कि मैंने बहुत सारे ओपिनियंस सुने और उन ओपिनियंस को सुनने के बाद मैंने अपना एक ओपिनियन दिया, एक अपना ओपिनियन रखा, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फेयर कमेंट, राइट। तो फेयर कमेंट के लिए भी किसी भी तरीके का डेफेमेशन लायबल नहीं होता, किसी भी तरीके के डेफेमेशन के लिए कोई भी लायबल नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफेमेशन। तो डेफेमेशन में हमें क्या देखना है, एसेंशियल्स ऑफ डेफेमेशन। वहाँ पर क्या है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट, रेफर टू द प्लेंटिफ एंड पब्लिकेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ डिफेंसेस भी दिए हुए हैं, ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन, अपॉलजी, प्रिविलेज, फेयर कमेंट। तो दिस इज अबाउट डेफेमेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वाइकेरियस लायबिलिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाइकेरियस लायबिलिटी जो है, इसको समझना समझाना इसमें बहुत कभी कभी मेरे साथ तो हुआ है कि कभी कभी मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ा है, बट इतना है नहीं, डिफ़िकल्ट है नहीं। बस यहाँ पर कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अगर हमने उसको समझ लिया तो हमारे लिए ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी होता क्या है, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के टॉर्शियस एक्ट के लिए लायबल होता है तो हम कहते हैं ये उस इंसान की वाइकेरियस लायबिलिटी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो बी के टॉर्शियस एक्ट के लिए लायबल है सी के, है ना। यानी बी ने कोई टॉर्ट कमिट किया सी के साथ, बट लायबिलिटी सी के लिए किसकी बन रही है, ए की। तो ये ए की क्या कहलाएगी, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान के टॉर्शियस एक्ट के लिए लायबल होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी। अब ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है ये हर एक तरीके के रिलेशंस में नहीं होता। वाइकेरियस लायबिलिटी कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस में होते हैं, और वो स्पेसिफिक रिलेशंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट, ओनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, कंपनी एंड डायरेक्टर, फॉर्म एंड पार्टनर, गार्डियन एंड वार्ड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एंड एजेंट होना चाहिए था, आई एम सॉरी अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है तो। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एजेंट। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिनमें आप देखोगे कि एक जो है वो क्या है, सुपीरियर पोजीशन में है, और दूसरा क्या है, इंफीरियर पोजीशन में है। तो ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये दो प्रिंसिपल्स पर एप्लीकेबल होता है, और ये दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, रेस्पोंडेंट सुपीरियर यानी लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, और दूसरा है क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, यानी अगर आप कोई चीज़ किसी और के थ्रू कर रहे हैं इसका मतलब आप खुद उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से एंड रेस्पोंडेंट सुपीरियर। नाउ कम टू द स्पेशल रिलेशन। अब हम एक एक करके इन रिलेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशन को। देखो, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कहेंगे कि ये मास्टर है और ये सर्वेंट है। तो मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन है इसमें डायरेक्शन पर काम होता है। क्या है, डायरेक्शन। यानी कि अगर किसी पर्सन ने कुक अपॉइंट किया तो कुक आते ही खाना बनाने नहीं चला जाता, कुक आकर पूछता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कभी कभी तो ये भी पूछते हैं, राइट। सो डायरेक्शन पर जब काम होता है तो हम ये क्या कहेंगे, रिलेशन कैसा है, मास्टर एंड सर्वेंट। अब जैसे अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर आपने रखा, अब आप जैसे ही कार में बैठते हो वो क्या शुरू हो जाएगा या घर आते ही वो कार लेकर इधर उधर जाएगा, नहीं। जब आपको ज़रूरत होगी आपके डायरेक्शन पर ही वो आपके कार को और आपको कहीं भी ले जा सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या समझना है, डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन पर अगर कभी कोई काम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन।
बट मास्टर क्या हर एक एक्ट के लिए सर्वेंट के लायबल होगा? फिर तो सर्वेंट अपने घर से बाहर निकले, किसी से फाइट कर ले तो मैं लायबल हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे वाइकेरियस लायबिलिटी में। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अब इसको समझिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए किसी इंसान को रखा गया, वो काम परफॉर्म करते हुए अगर उसने टॉर्ट कमिट किया है तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? मास्टर की। क्लियर है? अब यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपका कुक है, ये केस आ भी चुका है एग्जाम में, कि एक कुक होता है, वो अपने मास्टर के घर पहुंचता है और किचन में जाता है। किचन में जाकर जब देखता है तो देखता है कि बटर नहीं है, बट उसको पता है कि मास्टर जो है उसको बटर के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो क्या करता है, वो स्कूटी उठाता है और चला जाता है मार्केट बटर लाने के लिए। एंड ही इन बिटवीन जब वो वापस आ रहा होता है तो वो एक टॉर्ट कमिट कर देता है, यानी एक एक्सीडेंट कर देता है जो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। तो क्या यहाँ पर मास्टर लायबल होगा? एंड द आंसर वाज नो। क्यों? क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर है। उसका काम क्या था? खाना बनाना, ना कि स्कूटी लेकर बाहर जाए और लेकर बटर आए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, अगर मास्टर ने कहा हो तो अगर मास्टर ने कहा है तो लायबिलिटी मास्टर की बनेगी, क्योंकि वहाँ मास्टर के डायरेक्शन पर काम है। लेकिन मास्टर को बिना बताए अगर वो कुछ कर रहा है तो यहाँ लायबिलिटी किसकी बनेगी? कुक की इंडिविजुअल लायबिलिटी बनेगी, ना कि मास्टर की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी। ओके, एक और केस आया था जिसमें कि एक पर्सन होता है, वो उसका ड्राइवर जो है उसको कहीं फार्म हाउस में लेकर जाता है। वो अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम वापस जो है घर ले जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं कॉल कर दूंगा। जब उसका ड्राइवर वापस जा रहा होता है तो पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मिलते हैं और वो वॉलंटरली जो है ना, वॉलंटरली अपनी इच्छा से ड्राइवर को कहते हैं कि भाई हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दो। ड्राइवर को लगता है चलो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। सो वो क्या करता है, चलो ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अभी ड्राइवर क्या है और वो लोग जो हैं जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, और इसमें इन दोनों लोगों, ये जो दोनों लोग थे जिन्होंने वॉलंटरली जो है लिफ्ट लिया था कार में, ये दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। एंड दे आस्क्ड और दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द मास्टर ऑफ द कार, यानी कि जो ओनर होता है कार का, और ड्राइवर, दोनों के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पर ड्राइवर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। मास्टर जो है वो ड्राइवर के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अब आपको आई गेस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन में मास्टर अपने सर्वेंट के काम के लिए कब लायबल होगा? जब वो काम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड टॉपिक, ओनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जैसे अगर हमने देखा था अभी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था, है ना। सो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में रायलैंड ने क्या किया था, फ्लेचर ने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वाटर रिजर्वर बनाने का। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसके डायरेक्शन पर काम कर रहा है? ओनर के कहने पर, है ना। और ये भी क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी करता है तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? ओनर की, जैसा कि हमने रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में देखा है। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि ये काम किसके लिए किया जा रहा है? ओनर के लिए, राइट। तो ये सेकेंड है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहाँ पर डायरेक्टर नहीं, यहाँ पर आप लिख लीजिए एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट क्या होता है कि अगर कोई पर्सन मेरे बिहाफ पर कहीं जाता है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एजेंट, है ना। और मैं उसकी क्या कहलाऊंगी? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी अगर एजेंट कहीं भी टॉर्शियस एक्ट करता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो प्रिंसिपल क्या होगा? उसके लिए लायबल होगा। नेक्स्ट, कंपनी एंड डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर कुछ भी करते हैं तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? कंपनी की, राइट। डायरेक्टर्स के टॉर्शियस एक्ट के लिए लायबिलिटी किसकी बनेगी? कंपनी की। और वो भी कब?
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जिस काम के लिए ऑथराइज किया गया है अगर वो काम करते हुए, अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम हमेशा मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन पर नहीं, मतलब जिस काम के लिए रखा गया अगर वही काम करते हुए आपने टॉर्ट कमिट किया है तभी लायबिलिटी बनेगी आपके सुपीरियर की। तो कंपनी की लायबिलिटी डायरेक्टर के लिए कब बनेगी, जब डायरेक्टर ने अपने अथॉरिटी के अंदर कोई टॉर्शियस एक्ट कमिट किया है। फर्म एंड पार्टनर्स, ठीक है। सो पार्टनर्स के टॉर्शियस एक्ट के लिए भी फर्म तब लायबल होगा जब उससे फर्म को किसी तरीके का बेनिफिट हुआ था या फिर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, पार्टनर्स के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। पार्टनर्स का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म क्या एक तरीके से बेनिफिशियल एंटिटी होता है जिसको 2 से 4 लोग जो भी हैं, है ना, वो स्टार्ट करते हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर इनके विद इन द अथॉरिटी इन्होंने कोई भी टॉर्शियस एक्ट कमिट किया जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो, किसको इफेक्ट होता है, फर्म को, तभी जाकर फर्म जो है अपने पार्टनर्स के एक्ट के लिए क्या होगी, लायबल होगी। नेक्स्ट आते हैं गार्जियन एंड वार्ड। आप सब ने क्रिकेट खेला होगा और लोगों को, अपने पड़ोसियों को लॉस किया होगा, राइट। और अगर यहाँ पर लॉस होता है आपके नेबर्स को तो वो कंपनसेशन किससे मांगते हैं, आपके फादर से। तो वार्ड के एक्ट के लिए, वार्ड के टॉर्शियस एक्ट के लिए भी लायबिलिटी किसकी बनती है, उनके पेरेंट्स की। जैसे एक केस था, उस केस में क्या होता है, और ये जो है आपके एग्जाम में भी आया हुआ है प्रिंसिपल बेस्ड केस, तो इसमें क्या होता है कि एक फादर होते हैं वो अपने सन को एक एयर गन ला कर देते हैं। अब यहाँ पर वो सन जो है अपने कुछ फ्रेंड्स को इस एयर गन से क्या कर देता है, चोट पहुँचा देता है। तो यहाँ पर जो फादर हैं वो लायबल हुए अपने वार्ड के, अपने बच्चे के टॉर्शियस एक्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी कौन लायबल होगा, गार्जियन लायबल होंगे अपने वार्ड के टॉर्शियस एक्ट के लिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। तो इन सब में आप देखोगे कि कौन है, एक है वो सुपीरियर पोजीशन में है, दूसरा उससे इंफीरियर है। तो इसीलिए, और वो कब सिचुएशन कब आती है, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ किया जाता है, तब जाकर वो सिचुएशन आता है वाइकेरियस लायबिलिटी का। तो आई होप आपको वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये था कॉन्सेप्ट वाइकेरियस लायबिलिटी का। वाइकेरियस लायबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी गवर्नमेंट, है ना। सो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, राइट। तो स्टेट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए कब लायबल होता है, वाइकेरियस लायबिलिटी उसकी कब बनती है। तो स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, नॉन सॉवरेन। तो अब सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन को हम समझते हैं। सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेन फंक्शंस एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर स्टेट की लायबिलिटी जो है, वाइकेरियस लायबिलिटी, वो डिपेंड करती है। तो स्टेट हमेशा किसके लिए लायबल होगा, स्टेट विल बी लायबल ओनली फॉर नॉन सॉवरेन फंक्शन, विल बी लायबल फॉर this, है ना। and here state will not be liable, state will not be vicariously liable। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं कि सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, जिस काम को किसी और से करवाया जा सकता है वो नॉन सॉवरेन फंक्शन है। जिस काम को, यानी गवर्नमेंट के जिस काम को किसी और को नहीं दिया जा सकता, किसी और से नहीं करवाया जा सकता, वो क्या कहलाएगा, सॉवरेन फंक्शन। जैसे पुलिस का काम, क्या पुलिस का काम किसी और को दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी और को, कि भाई किसी और को हम लेकर आते हैं और वो हमारे बदले काम कर देगा, नहीं। तो वो क्या हो गया, सॉवरेन फंक्शन। अगर सपोज कीजिए
कि आर्मी का काम है ना, हमारे बॉर्डर को की रक्षा करना, क्या ये काम किसी और को दिया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? सॉवरेन फंक्शन। सीआरपीएफ का काम है मेंटेन करना पीस, तो क्या ये काम किसी और को दिया जा सकता है? नहीं। तो सॉवरेन फंक्शन जो कि किसी और को नहीं दिया जा सकता या किसी और के थ्रू नहीं कराया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे? सॉवरेन फंक्शन। और बाकी का क्या है? नॉन सॉवरेन फंक्शन। जैसे 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, 2 केसेस बताऊंगी, जिसके बेसिस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सॉवरेन फंक्शन क्या होता है और नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या होता है। तो एक केस था, उत्तर प्रदेश में एक गोल्ड स्मिथ होता है, यानी सुनार होता है, वो गोल्ड ब्रिक्स लेकर जा रहा होता है। तो एक्साइज एंड कस्टम्स वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है जब तक कि उसका ट्रायल चल रहा होता है। जेल में जब कोई इंसान रखा जाता है या पुलिस लॉकअप में भी लेकर जाया जाता है, पुलिस कस्टडी में भी रखा जाता है, तो उसके पास जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसको जो है सेफ कस्टडी, पुलिस लॉकअप में या जेल में क्या होता है, सेफ कस्टडी बना होता है, वहाँ पर रख दिया जाता है। और जब उसके अगेंस्ट केस जो है ख़त्म हो जाता है, ट्रायल ख़त्म हो जाता है, जब वो जेल से बाहर जाता है, यानी या तो सज़ा ख़त्म करके या फिर नॉन गिल्टी प्रूव होकर जब वो वापस जाता है, तो उसका सारा सामान जो है उसको वापस कर दिया जाता है। तो ये इंसान जो है ये जेल में था और इसका सारा सामान जो है लॉकअप में यानी कि कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रख दिया गया था। ट्रायल ख़त्म होता है, ही वॉज प्रूव्ड नॉन गिल्टी, और उसके बाद जब ये इसको सामान दिया जाता है तो वहाँ इसका सारा सामान होता है बट गोल्ड ब्रिक्स नहीं होते। नाउ अब ये प्रॉब्लम है ना। तो अब यहाँ पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो पता चलता है कि इन्हीं का एक कांस्टेबल जो है इन गोल्ड ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान भाग गया। ठीक है। अब यहाँ पर उस इंसान ने क्या किया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया, क्योंकि पुलिस किसके अंदर आएगी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया वाइकेरियस लायबिलिटी का कि आई शुड गेट कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट कोर्ट ने कहा क्योंकि ये पुलिस का काम है, सर्च एंड सीजर, चीज़ों को कस्टडी में रखना, ये उनका काम है, ये किसी और से नहीं करवाया जा सकता। तो ये एक तरीके का क्या है? सॉवरेन फंक्शन है। ये सही है कि जो कांस्टेबल लेकर भागा है ये उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उसको पकड़ के लाया जाए, एक्स्ट्राडिशन किया जाए और उसके अगेंस्ट केस चलाया जाए, वो पॉसिबल है। बट द गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू कंपनसेट यू बिकॉज इट इज़ अ सॉवरेन फंक्शन। तो सॉवरेन फंक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा, जो काम किसी और को नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शन का एग्जाम्पल। तो एक केस था, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उनका ड्राइवर जो है वो उनसे बोलता है कि आपके व्हीकल में, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स उनको प्रोवाइड की जाती है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं ठीक है, जाओ गैराज में ले जाओ और इसको बनवा कर लाओ। जब वो वापस आ रहा होता है तो ही कमिटेड एन एक्सीडेंट, राइट। और यहाँ पर एक इंसान जो है बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। नाउ ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट व्हीकल थी, वो जानता नहीं है, तो गवर्नमेंट व्हीकल के अगेंस्ट ही केस फाइल करेगा, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो केस फाइल करता है कि गवर्नमेंट इज वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स सर्वेंट। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा क्योंकि ये एक तरीके का नॉन सॉवरेन फंक्शन था जो किसी और को दिया जा सकता है, किसी और को ट्रांसफर करवाया जा सकता है, किसी और को ऑथराइज किया जा सकता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो वाइकेरियसली लायबल होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो स्टेट जो है वो अपने सॉवरेन फंक्शन के लिए लायबल, वाइकेरियसली लायबल नहीं है। स्टेट जो है वो अपने सर्वेंट्स या अपने एम्प्लॉयज़ के नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए वाइकेरियसली लायबल है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट, है ना। आज हमने 5 टॉपिक्स जो हैं वो टॉर्ट के कवर किए हैं। हमने नेग्लिजेंस किया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, डेफेमेशन एंड वाइकेरियस लायबिलिटी। तो ये 5 टॉपिक जो है ये आज हमने इस वीडियो में टॉर्ट का कवर किया। अगर आपको समझ में आ गया हो, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपके लिए प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोन लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।